हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पूरे लुसेंट जीके की निचोड़ की। ये छठा पार्ट है। इसके पहले हमने इसके 5 पार्ट करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो 5 पार्ट नहीं देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो सभी क्वेश्चन होंगे ये आपके SSC, NTPC, IBPS, SI पुलिस, ग्रुप डी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, स्टेट, PCS सभी में इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपके लिए 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाती हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में किस अमेरिकी का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में किस अमेरिकी को अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। 4 ऑप्शंस हैं आपके, तो सही जवाब है अतुल कश्यप को। आपको मैं बता दूं, सभी क्वेश्चंस आपकी डिटेल से होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी अतुल कश्यप को भारत में अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया। अतुल कश्यप भारत और अमेरिका संबंधों के विशेष जानकार हैं और लंबे समय तक सरकार में भारत संबंधी मामलों में सेवा भी दे चुके हैं। कश्यप की नियुक्ति से महामारी के बीच भारत और अमेरिका की साझेदारी और मजबूत होगी। वे पहले भी दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में सेवाएं दे चुके हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई है? कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई? थाबो म्बेकी, सिरिल रामाफोसा, कगलेमा मोटलांथे या जैकब जुमा? तो सही जवाब है जैकब जुमा, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बता दूं, दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च अदालत ने भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने की जेल की सजा सुनाई। इसकी जांच कर रहे उप मुख्य न्यायाधीश रेमंड जोडो की अदालत में जैकब जुमा पेश नहीं हुए थे। उनको अदालत की अवमानना में यह सजा सुनाई गई है। जैकब जुमा 2009 से लेकर 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे। सजा सुनाने के दौरान जुमा अदालत में उपलब्ध नहीं थे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने दोहरी मार करने वाले किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सही जवाब है अग्नि प्राइम। आपको मैं बता दूं, DRDO ने दोहरी मार करने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक 2000 किलोमीटर तक की है। आपको यह भी पूछ देता है कभी, तो 2000 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। DRDO ने ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में से अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4। नेशनल डोपिंग एजेंसी के पैनल ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया? कह रहा है एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो सही जवाब है अंशुला राम। मैं आपको बता दूं, भारतीय महिला क्रिकेटर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल हो गई, जिसके बाद नेशनल एंटी डोप एजेंसी ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। अंशुला डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली अंशुला के दोनों सैंपल की टेस्टिंग के बाद यह फैसला लिया गया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IACI को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस कारण मैं आपको डेली 5 करंट अफेयर करवा रही हूँ, और इस तरीके से ये आपका छठा वीडियो है, यानी कि आपका 30 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के कवर हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में भी मिल जाएगा। तो बात कर रहे हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IACI को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? तो वर्ष 2022 तक। मैं आपको बता दूं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया इस बात को 2022 तक चालू करने की योजना बनाई है। एक बार चालू होने के बाद वाहक को भारत के पहले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप में नया नाम दिया जाएगा। IAC-1 वाहक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि, केरल में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। इसमें डिजाइन से लेकर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टील से लेकर प्रमुख हथियारों और सेंसर तक लगभग 75
स्वदेशी सामानों का भी इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं कुछ जीके के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला सवाल है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? किसने कहा कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? तो सही जवाब है जॉन लॉक ने कहा था। प्रख्यात राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक, आपसे यह भी पूछा जा सकता है यह किस पुस्तक में कहा गया, तो यह कहा गया द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें कहा गया कि जहां कानून नहीं वह स्वतंत्रता नहीं, और यह पुस्तक में जॉन लॉक ने इस बात को कहा। नेक्स्ट है, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? कह रहा है समाजवाद किसका आंदोलन है? तो यह है कामगारों का आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, इमाइल ने समाजवाद के संबंध में कहा है, समाजवाद का अभिप्राय श्रमिकों के इस ऐसे संगठन से है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है। अतः यह पता चलता है कि समाजवाद जो है मूलतः कामगारों का आंदोलन है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सही जवाब है काले वन पाए जाते हैं जर्मनी में। आपको मैं बता दूं, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी फील्डबर्ग है। यूरोप की प्रसिद्ध डेन्यू नदी यहाँ से उद्गमित भी होती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9, कह रहा है किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? कोई भी धातु हो उसे पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? तो अधिक विशिष्ट उष्मा, मैं आपको बता दूं यह जो है अधिक विशिष्ट उष्मा की इसके लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? कह रहा है जब बहुत ही ज़्यादा सर्दी आती है तो ठंडे देश में पानी की पाइप फट जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं लंबे ठंडे देशों में सर्दी के मौसम में तापमान जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो पानी जमने लगता है। पानी के जमने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। बंद पाइप में प्रसार के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण पानी पाइप पर अत्यधिक दबाव डालता है, परिणाम स्वरूप पाइप फट जाती है। नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 11, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से क्यों बचाते हैं? तो इसका सही जवाब है इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए न्यूनतम तापमान जो होती है वो 3 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच निर्धारित रखा जाता है। सवाल नंबर 12, अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता को हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 13, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? तो सही जवाब है इसके बारे में अगर बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि शीतन की दर किस पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर। मैं आपको बता दूं न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार एक नियत क्षेत्रफल की सतह के लिए किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। अतः स्पष्ट है कि शीतन की दर बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करती है। अर्थात वस्तु के उष्मा क्षय की जो दर होती है, यदि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हो तो तापांतर जो है डेल्टा थीटा होता है, यानी ये इस तरीके से प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 14, कह रहा है थर्म किसका यूनिट है? आपसे पूछ रहा है थर्म किसका यूनिट है? तो सही जवाब है उष्मा का यूनिट है। थर्म जिसे हम THM के से डिनोट करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक है। यह जो है आपका 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य होता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 15, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल जो है वो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। बादल पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बने होते हैं। इन नन्हे कणों का घनत्व इतना कम होता है कि यह हवा में आसानी से तैरने लगते हैं। बादलों के संघनन के कारण बूंदें बनती है। ऐसा तब होता है जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? आपसे पूछ रहा है कि अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलते हुए पानी से, गर्म पानी से, भाप से, या पिघलती हुई पलावी बर्फ से? तो सही जवाब है भाप से। भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप में बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा उष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान के बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 17,
वायु को संतृप्त कब माना जाता है? वायु को संतृप्त कब माना जाता है? जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वायु में जल वाष्प की उपस्थिति का मापन या सापेक्ष आर्द्रता द्वारा किया जाता है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 18, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो यह क्यों नहीं होती है? पक्षियां जब अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं तो उन्हें सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है, ये आपसे पूछ रहा है। उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, या वह निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, या उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, या फिर वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं? तो यह है, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 19, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? कह रहा है कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो है भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रिशूल। मैं आपको बता दूं, त्रिशूल भारत के एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज जो है वो 9 किलोमीटर है। भारत ने जनवरी 2008 में आधिकारिक रूप से त्रिशूल मिसाइल परियोजना को बंद भी कर दिया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 20, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपसे पूछ रहा है सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केपलर ने। आपको मैं बता दूं, निकोलस कोपरनिकस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह तथ्य उद्घाटित किया था कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिभ्रमण करती है तथा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, जबकि इसके पूर्व तक पृथ्वी को ही समस्त सृष्टि का केंद्र बुंदी माना जाता था। सौर प्रणाली के वर्तमान स्वरूप की खोज का श्रेय केपलर को दिया जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम सूर्य को सौरमंडल का केंद्र बताया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 21, पशुओं का पशु महामारी रोग कैसे होता है? तो यह होता है विषाणु यानी वायरस द्वारा। रिंडर पेस्ट रोग को पशुओं का महामारी रोग कहा जाता है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि पशुओं में रिंडर पेस्ट रोग कैसे होता है? तो यह होता है विषाणुओं द्वारा। यह बीमारी एक प्रकार के विषाणु द्वारा उत्पन्न होती है। यह फटे हुए खुर वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी और जुगाली करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 22, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति जो है पौधों के सेलों में पाई जाती है। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। अगर इसकी खोज की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी 1886 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। बाह्य झिल्ली चिकनी होती है और भीतरी अंगुली नुमा संरचना बनाती है। इसके भीतर मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स तथा भीतरी झिल्ली में उपस्थित एंजाइम ऑक्सी श्वसन के लिए आवश्यक होती है और इस क्रिया में ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह या ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 24, बर्गिस कुरियन किससे संबंधित है? बर्गिस कुरियन किससे संबंधित है? तो ये है श्वेत क्रांति से संबंधित। बर्गिस कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। इस कार्य हेतु वह वर्ल्ड फूड प्राइज उन्हें मिला था। श्वेत क्रांति के लिए उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला है। और यह कब मिला? तो 1989 में मिला। जबकि रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो 1963, पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण 1999 में मिला था। नीली क्रांति की बात करें तो यह मत्स्य उपाधि से संबंधित है। वहीं भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो अगर हम सभी संगठनों की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं, सबसे पुराना संगठन है ILO। अगर हम इसके बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। जबकि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। अगर हम बात करें IMF की तो इसकी स्थापना 1945 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगर हम बात करें इसके आगे की तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है सवाल नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये थे एकमात्र भारतीय विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुनी गई और प्रथम महिला तथा प्रथम भारतीय और प्रथम महिला भी थी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 27, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र में 1945 में शामिल हुआ। आपको मैं बता दूं, अप्रैल 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र का संघ
इसका घोषणा पत्र तैयार होने के बाद 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किया। बाद में पोलैंड भी इस पर हस्ताक्षर कर 51वां संस्थापक सदस्य राष्ट्र बन गया था। संस्थापक सदस्य राष्ट्रों में भारत भी शामिल था। उसने वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 28, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपसे पूछ रहा है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में, और मैं आपको बता दूं इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1906 में हुई। नेक्स्ट है सवाल नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हेग, नीदरलैंड्स में। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। इसमें महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित 15 सदस्य होते हैं। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है तथा प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 30, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? तो यह भेजा गया ऑप्शन नंबर सी 14 जुलाई 2013 को। आपको मैं बता दूं अश्विनी मिश्रा नामक व्यक्ति ने सबसे अंतिम तार घर से भेजा था 14 जुलाई 2013 को। राहुल गांधी और डीडी न्यूज के महानिदेशक SM खान को भेजा था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।